जो रिकॉर्ड्स में एक बार नहीं 2 बार मरा, जिसे 40 साल से पुलिस ढूंढ रही है और जो बना भारत का सबसे लंबा फरार अपराधी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, लेकिन इस पर अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो आज भी जिंदा है या हमेशा के लिए एक रहस्य बन चुका है? आइए जानते हैं इस अपराध और धोखे की हैरत अंगेज कहानी। मैं हूं आपका होस्ट दुष्यंत भारद्वाज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे जुर्म की कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 22 जनवरी 1934 की सुबह कोहरे से ढकी हुई थी। केरल के मावेलिक्कारा और चेंगन्नूर रोड के पास से गुजर रहे कुछ यात्रियों ने देखा कि एक गाड़ी धू धू कर जल रही है और ड्राइविंग सीट पर एक इंसान की जली हुई लाश बैठी है। गाड़ी का नंबर था KLQ 7831, जो बाद में पता चला कि NRI सुकुमार कृप की थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गाड़ी आधी जली हुई थी और लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। शुरुआती जांच में पुलिस को जले हुए चप्पल, माचिस की तिल्ली और रबर के दस्ताने मिले। पोस्टमार्टम वहीं घटनास्थल पर किया गया क्योंकि शरीर इतनी बुरी तरह जला हुआ था कि उसे अस्पताल तक ले जाना भी मुमकिन नहीं था। फोरेंसिक सर्जन ने देखा कि डेड बॉडी पर घड़ी, अंगूठी या चप्पलें नहीं थीं, जो आमतौर पर NRI की पहचान होती थीं। यहीं से केस ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। सर्जन ने पोस्टमार्टम के दौरान पाया कि जिस व्यक्ति की लाश मिली थी उसकी मौत जलने से नहीं हुई थी। उसके पेट में जहर मिला और उसके गले पर दबाए जाने के निशान थे। इससे साफ हो गया कि पहले उस व्यक्ति की हत्या की गई और फिर उसके शव को जलाया गया। जब सुकुमार कृप की गुमशुदगी और जलती हुई गाड़ी की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी, पुलिस हर छोटे बड़े सुराग पर नजर रख रही थी। अगला बड़ा सुराग पुलिस स्टेशन में मिला जब भास्कर पिल्लई, सुकुमार कृप का साला, पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब सुकुमार कृप की गुमशुदगी और जलती हुई गाड़ी की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी, पुलिस हर छोटे बड़े सुराग पर नजर रख रही थी। अगला बड़ा सुराग पुलिस स्टेशन में मिला जब सुकुमार के साले भास्कर पिल्लई को पूछताछ के लिए बुलाया गया। भास्कर पिल्लई ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि अबू धाबी में कृप के दुश्मनों ने ही उसकी हत्या कर दी होगी। लेकिन अनुभवी DYSP हरिदास की निगाहें भास्कर के कपड़ों पर टिक गईं। जनवरी की हल्की ठंडी सुबह थी, लेकिन मावेलिक्कारा जैसे इलाके में उस समय लंबी आस्तीन की शर्ट पहनना बिल्कुल असामान्य था। हरिदास को भास्कर के अजीब पहनावे पर शक हुआ। उन्होंने पिल्लई से आस्तीन ऊपर करने के लिए कहा। जब भास्कर ने अपनी शर्ट की बाजुएं ऊपर की तो हरिदास को उसके हाथों पर जलने के निशान साफ दिखाई दिए। इन निशानों ने पुलिस को सीधे उस भयानक रात की तरफ इशारा किया जब लाश को मारने के बाद उसके शरीर को जलाया गया था। हरिदास का शक बढ़ गया और उन्होंने तुरंत फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमादथन को भास्कर की पूरी जांच करने का आदेश दिया। डॉक्टर उमादथन ने भास्कर का बारीकी से मुआयना किया। हाथों पर जलने के निशान तो पहले से ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर उन्होंने भास्कर के चेहरे, कोहनी, पैर और यहाँ तक कि बालों पर भी जलने के निशान पाए। यह साफ था कि भास्कर किसी बड़ी आग के संपर्क में आया था और अब इस बात से बच नहीं सकता था। भास्कर पिल्लई, जो अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था, अंततः टूट गया। उसने घबराते हुए पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही सुकुमार को मार डाला था और इसकी वजह थी एक पुराना पैसों का झगड़ा। उसने पुलिस को बताया कि सुकुमार ने उससे एक नौकरी का वादा करके 50,000 रुपये लिए थे, लेकिन कभी नौकरी नहीं दिलाई। गुस्से में आकर उसने अपने जीजा की हत्या कर दी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भास्कर के बालों का DNA जांच किया और उनकी तुलना उस दिन घटनास्थल पर मिले दस्तानों से हुई। परिणाम ने साबित कर दिया कि जले हुए दस्तानों में मिले बाल भास्कर के ही थे। अब भास्कर के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी उपस्थिति क्राइम सीन पर पूरी तरह से प्रूव हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे जांच गहराती गई, पुलिस को कई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज मिलनी शुरू हो गईं, जिनमें से एक थी सुकुमार कृप के परिवार के आसपास दिखाई देने वाले टैक्सी ड्राइवर पोनप्पन की कहानी। सुकुमार कृप जब भी छुट्टियों पर अपने गांव आता था तो वह अक्सर एक टैक्सी का इस्तेमाल करता था। यह टैक्सी पोनप्पन नाम के एक ड्राइवर की थी जो कृप के लिए काफी समय से काम कर रहा था। लेकिन जब जली हुई कार और लाश मिली तब पोनप्पन या उसकी टैक्सी का कहीं कोई अता पता नहीं था। घटना के बाद पुलिस को यह बात खटकने लगी कि वह गायब क्यों था। क्या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? फिर अचानक पोनप्पन सामने आया, लेकिन जैसे ही वह कृप के घर के आसपास दिखा, वहां खड़े लोग उस पर टूट पड़े।
सभी उसे शक की निगाह से देख रहे थे। घबराए हुए पोनप्पन ने पहले कहा कि उसने कुछ ग्राहकों को अलुआ में छोड़ा था और फिर वहां से लौट आया था। उसकी कहानी साधारण लग रही थी, लेकिन क्रुप के चाचा ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। यह पूछताछ डर के साए में बदल गई और पोनप्पन ने एक बिल्कुल अलग कहानी सुनानी शुरू कर दी। पोनप्पन ने कहा कि उस रात वह क्रुप के साथ कार चला रहा था जब अचानक से एक आदमी उनके सामने आ गया और गाड़ी के नीचे आकर मर गया। उसने दावा किया कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन तब उन्होंने घबराहट में उस आदमी को उठा लिया, उसे कार के अंदर रखा और फिर उस लाश को कार के साथ जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। यह कहानी सुनकर भी पुलिस को कुछ अजीब लगा। क्या कोई सिर्फ एक दुर्घटना को छुपाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच सकता था? पुलिस अधिकारी DYSP हरिदास ने तुरंत इस कहानी पर शक जताया। उनका अनुभव कहता था कि कोई गलती से किसी को कुचलकर मारने के बाद लाश को जलाने जैसा बड़ा कदम नहीं उठाता। यह साजिश कुछ और थी और इसे जानबूझकर रचा गया था। डॉक्टर उमादठन, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, ने भी पोनप्पन की कहानी को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने पाया कि जली हुई लाश पर दुर्घटना से जुड़े कोई भी निशान नहीं थे। न तो उस पर टक्कर का कोई निशान था और न ही ऐसी कोई चोट जो ये साबित करती कि वह सड़क दुर्घटना में मरा हो। यह क्लियर था कि व्यक्ति की हत्या हुई थी और यह कहानी एक सफेद झूठ थी। अब पुलिस के पास दो कहानियां थीं। एक थी भास्कर पिल्लई की, जिसने कहा था कि उसने पैसों के झगड़े में क्रुप की हत्या कर दी थी। दूसरी थी पोनप्पन की कहानी, जिसने दावा किया था कि यह सब एक दुर्घटना थी। लेकिन पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ दोनों को ही पता चल गया था कि असली साजिश इन दोनों कहानियों से कहीं बड़ी थी। भास्कर पिल्लई से पूछताछ का दूसरा दौर शुरू हुआ और इस बार हरिदास के सख्त सवालों के आगे पिल्लई की चुप्पी टूट गई। उसने वह सारी बातें उगल दी जो पुलिस को जाननी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या था। जनवरी 6, 1986 को जब सुकुमार क्रुप अब्बू ढाबी से छुट्टी लेकर केरल लौटा तो उसके साथ चावक्कड़ का एक आदमी शाहरू नाम का व्यक्ति भी था। जैसे ही क्रुप गांव में पहुंचा, उसने अपने करीबी लोगों भास्कर पिल्लई, पोनप्पन और शाहरू के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस योजना का केंद्र था क्रुप की अब्बू ढाबी में ली गई 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी। योजना थी कि वह अपनी नकली मौत का नाटक करेगा और उसकी जगह किसी और की लाश को अपना बताकर इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा। यह योजना पागलपन भरी लगती थी, लेकिन सभी इस खेल में शामिल होने के लिए तैयार थे क्योंकि क्रुप ने वादा किया था कि वह सबके साथ पैसा बांटेगा। यह योजना इतनी खौफनाक थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। यह आइडिया एक जर्मनी में हुए इंश्योरेंस फ्रॉड से इंस्पायर्ड था, जिसे देखकर क्रुप को अपनी योजना बनाने का आइडिया आया था। योजना के तहत सबसे पहले उन लोगों ने सोचा कि वे किसी ऐसी लाश को ढूंढेंगे जो क्रुप के कद काठी से मिलती जुलती हो। इसके लिए उन्होंने अल्पुझा मेडिकल कॉलेज से एक लाश हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने किसी रिश्तेदार की मदद से यह काम करना चाहा, लेकिन यह योजना फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने कब्रिस्तान से कोई लाश चुराने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। जब कहीं से भी कोई लाश नहीं मिली, तब इन लोगों ने एक और भयानक रास्ता अपनाया। उन्होंने तय किया कि वे किसी जिंदा आदमी को मार डालेंगे जो क्रुप की तरह दिखता हो और उसकी लाश को क्रुप की बताकर पुलिस को धोखा देंगे। इस घिनौनी योजना पर सब सहमत हो गए। इस प्लान को अंजाम देने के लिए ये लोग 21 जनवरी 1984 की रात को अल्पुझा और हरिपद की सड़कों पर चक्कर लगाने लगे, किसी ऐसे आदमी की तलाश में जो उनके शिकार के रूप में फिट बैठे। कुछ समय बाद उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो करवट्टा के हरि थिएटर के बाहर खड़ा था। वो युवक, जिसकी कदकाठी और उम्र सुकुमार क्रुप से मिलती जुलती थी, ने इन अजनबियों से घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। क्रुप इस खौफनाक योजना के आखिरी हिस्से में शामिल नहीं था। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए पास के एक लॉज में ठहरने का फैसला किया और सारा काम अपने साथियों को सौंप दिया। भास्कर पिल्लई, पोनप्पन और शाहरू कार में बैठे थे जब उन्होंने उस युवक को अपनी कार में बिठा लिया। कार में बैठते ही वे युवक से बात करने लगे और जल्दी ही उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया। लेकिन ये शराब साधारण नहीं थी, इसमें ईथर मिलाया गया था जो तुरंत बेहोशी ला देता। युवक ने 2 बार इस पेय को पीने से इनकार किया, लेकिन जब भास्कर पिल्लई का लहजा खतरनाक हो गया तो डर के मारे उसने आखिरकार शराब पी ली।
जैसे ही वो बेहोश हुआ, पिल्लई ने बिना किसी दया के एक तौलिए से उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। मासूम युवक की मौत हो चुकी थी और अब इन लोगों की योजना अपने अंतिम चरण में थी। शव को उसकी कपड़ों से अलग कर दिया गया ताकि उसे आसानी से कुरूप के कपड़ों में बदला जा सके और पहचान मिटाई। इसके बाद इन लोगों ने उस डेड बॉडी को कुरूप के कपड़ों में बदल दिया और उसके चेहरे को पेट्रोल से जला दिया ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। वे लाश को कुरूप की गाड़ी में बिठाकर कन्नम के पास के खेतों में ले गए। वहां उन्होंने गाड़ी के साथ लाश को भी आग लगा दी ताकि यह लगे कि कुरूप की मौत एक सड़क हादसे में हो गई है। उनका सोचना था कि इस तरह से वे 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम आसानी से हासिल कर लेंगे और सुकुमार कुरूप हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन ये योजना जितनी सावधानी से बनाई गई थी उतनी ही जल्द बिखरने वाली थी, क्योंकि पुलिस के कुछ तेज दिमागों ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला कर लिया था। 27 जनवरी को डीवाईएसपी हरिदास की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने केस की दिशा बदल दी। यह शख्स था श्री कुमार, जो अपने दोस्त चाको के लिए मिसिंग पर्सन की शिकायत दर्ज कराने आया था। यह एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसने उस जले हुए शव की असली पहचान के रहस्य की परतें खोलना शुरू कर दी। श्री कुमार ने पुलिस को बताया कि चाको, जो कि एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव था, 21 जनवरी की रात करुवट्टा के हरी थिएटर के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। श्री कुमार ने कहा, जब चाको अगले कुछ दिनों तक थिएटर नहीं लौटा तो मुझे चिंता होने लगी और मैं उसके घर गया। चाको के परिवार ने पहले इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि चाको का काम ऐसा था कि उसे अक्सर लंबे समय के लिए बाहर रहना पड़ता था। वह एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था और उसे फिल्मों के बॉक्स ले जाने के लिए दूर दूर के सिनेमा घरों में जाना पड़ता था। कई बार वह कई दिनों तक घर नहीं लौटता था। इसलिए जब चाको गायब हुआ तो उसके परिवार को लगा कि यह शायद उसकी नौकरी का ही हिस्सा है, लेकिन श्री कुमार को यकीन था कि कुछ गलत हुआ है। मुझे पता था कि उस रात चाको घर लौटने वाला था, इसलिए मैंने उसके परिवार से कहा कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, उसने बताया। इस दौरान पुलिस ने उस जली हुई लाश को चाको से जोड़ने के लिए पहले ही सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। हरिदास को शक था कि जली हुई लाश सुकुमार कुरूप की नहीं थी। जब श्री कुमार ने चाको की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो हरिदास ने तुरंत दोनों मामलों को जोड़ने का फैसला किया। पुलिस अब शक करने लगी थी कि चाको ही वह शख्स हो सकता है जिसकी जली हुई लाश उस खेत में मिली थी। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या वो लाश सचमुच चाको की थी? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पुलिस को लाश को फिर से निकालने की जरूरत थी, क्योंकि बिना पुख्ता सबूत के जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। 1 फरवरी को पुलिस ने वह जली हुई लाश, जो अब तक दफना दी गई थी, को दोबारा बाहर निकाला। लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार पुलिस का इरादा स्पष्ट था। उन्हें यह पता लगाना था कि वो लाश किसकी थी। इसके लिए एक और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। यह दूसरी पोस्टमार्टम जांच न केवल चाको की गुमशुदगी के रहस्य को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भी साबित करना था कि सुकुमार कुरूप के झूठे नाटक की सच्चाई क्या थी। इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढने के लिए केस में शामिल किया गया था भारत के जाने माने फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर बी उमादथन को। डॉक्टर उमादथन न केवल एक कुशल फॉरेंसिक सर्जन थे, बल्कि उनकी विशेषता थी सुपरइम्पोजिशन तकनीक, जो कंकाल के अवशेषों से मृतक की पहचान करने में मदद करती है। इस तकनीक का उपयोग करते हुए वे मृतक के सिर की एक्स-रे छवियों के ऊपर मृतक के जीवन काल की तस्वीरों को मिलाते थे ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके। डॉक्टर उमादथन को चाको की एक तस्वीर मिली और अब उनका काम था इस तस्वीर को उस जले हुए शरीर के कंकाल से मिलाना। शरीर का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। सिर का ऊपरी हिस्सा गायब था और निचला जबड़ा बुरी तरह जला हुआ था। ऐसे में यह काम आसान नहीं था। डॉक्टर उमादथन को चाको की एक तस्वीर मिली और अब उनका काम था इस तस्वीर को उस जले हुए शरीर के कंकाल से मिलाना। शरीर का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। सिर का ऊपरी हिस्सा गायब था और निचला जबड़ा बुरी तरह जला हुआ था। ऐसे में यह काम आसान नहीं था। हालांकि किस्मत से खोपड़ी और दाहिने पैर की हड्डियां पूरी तरह नहीं जली थीं। यह एक अहम सुराग था और उमादथन ने इसी के आधार पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर उमादथन ने सबसे पहले उस शव की एक्सरे ली। इसके बाद उन्होंने चाको की तस्वीर को उस एक्सरे के ऊपर सुपरइम्पोज किया।
यह एक बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि शव के कई हिस्से जल चुके थे और पहचान के लिए केवल कुछ हिस्से ही बचे थे। फिर भी उन्होंने सावधानी पूर्वक चाको की तस्वीर को खोपड़ी के बचे हिस्से से मिलाना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद नतीजा सामने आया। जैसे ही तस्वीर और एक्सरे एकदम सटीक तरीके से मेल खा गए, डॉक्टर उमादत्तन ने पाया कि बाकी बचे चेहरे के हिस्से चाको से पूरी तरह मेल खाते थे। निचले जबड़े की हड्डियां जो काफी हद तक बची थीं, तस्वीर से मिल रही थीं। जब डॉक्टर उमादत्तन और उनकी टीम ने चाको की पहचान के लिए सुपरइम्पोजिशन की तकनीक इस्तेमाल की, तो एक और चुनौती सामने आई, पैर से पहचान करना। खोपड़ी और चेहरे से कुछ हद तक पहचान हो गई थी, लेकिन पक्के सबूत के लिए उन्होंने लाश के दाहिने पैर की हड्डियों को फिर से जोड़कर पैर को फिर से बनाने का फैसला किया। दाहिने पैर की कुछ हड्डियां बची हुई थीं, लेकिन मांस और त्वचा जल चुकी थी। डॉक्टर उमादत्तन और डॉक्टर उन्नीथन ने हड्डियों को तारों से जोड़कर उस पर मिट्टी लगाकर पैर का आकार बनाया। इसके लिए उन्होंने 13 और शवों पर रिसर्च किया ताकि सही मोटाई का अंदाजा हो सके। अंत में उन्होंने चाको के जूतों को उस नए बने पैर पर चढ़ाया और हैरानी की बात यह थी कि जूते पूरी तरह फिट हो गए। यहाँ तक कि जूते के अंदर की उंगलियों के निशान भी पैर से मेल खा रहे थे। ये पहली बार था जब भारत में इस तरह किसी की पहचान की गई और इससे साबित हो गया कि वह लाश चाको की ही थी। पुलिस की उनकी दूरदर्शिता और अनुभव उन्हें शुरू से ही इस बात का एहसास दिला रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें शुरू से ही शक था कि जली हुई लाश सुकुमार कुरुप की नहीं है। उनका शक तब और पक्का हो गया जब एक दिन सुकुमार के परिवार के एक रिश्तेदार ने पुलिस को फोन कर बताया कि सुकुमार की मौत नहीं हुई है। इस खबर से हरिदास को कोई हैरानी नहीं हुई। दरअसल जिस दिन जली हुई लाश मिली थी, उसी दिन हरिदास ने 2 सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को कुरुप के घर पर निगरानी रखने भेजा था। वहां से मिली जानकारी ने हरिदास के सभी शक दूर कर दिए। घर के अंदर न तो कोई शोक का माहौल था, न ही किसी को सुकुमार के मरने का दुख, बल्कि घर के अंदर से चिकन करी की खुशबू आ रही थी, जो उन दिनों किसी खुशी के मौके पर बनाई जाती थी। इसका मतलब साफ था, घर में जश्न हो रहा था, मातम नहीं। 1980 के दशक में सुकुमार कुरुप उन खाड़ी लौटने वालों में से था जो अपनी आलीशान जीवन शैली और संपन्नता से परिवार और पड़ोसियों को प्रभावित कर देता था। उसकी पहचान एक अमीर और दयालु व्यक्ति की थी जो उदारता से खर्च करता था और रिश्तेदारों में अच्छा नाम कमाता था। केरल के अल्पपूझा जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाला कुरुप पॉलिटिकल कनेक्शन से भी लैस था। उसकी मां और पिता दोनों ही प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से थे, जो उसे जांच के शुरुआती दिनों में एक बड़ी बढ़त दिलाते थे। लेकिन कुरुप का असली चेहरा बहुत कम लोग जानते थे। दरअसल उसने पहले भी अपनी मौत का नाटक किया था। युवावस्था में वह भारतीय सेना के मेडिकल कोर में भर्ती हुआ था, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सेना छोड़ दी। वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग निकला और अपनी नकली मौत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उस अधिकारी को रिश्वत दी जो उसे पकड़ने के लिए तैनात था। उस समय उसका असली नाम गोपाल कृष्ण पिल्लई था। जब अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि गोपाल कृष्ण पिल्लई की मौत हो गई है, तब कुरुप ने एक नया पासपोर्ट बनवाया और सुकुमार कुरुप के नाम से खाड़ी देशों की ओर रवाना हो गया। पूर्व पुलिस महानिदेशक अलेक्जेंडर जैकब कहते हैं, किसी की मौत का नाटक करना आसान काम नहीं है, लेकिन कुरुप ने यह कर दिखाया। यह उसकी चालाकी और शातिर दिमाग का प्रमाण है। सेना के दिनों में पुणे में ट्रेनिंग के दौरान कुरुप को एक नर्स सरसम्मा से प्यार हो गया। दोनों ने मुंबई के माटुंगा मंदिर में चुपचाप शादी कर ली, बिना अपने परिवार को बताए। शादी के बाद कुरुप ने सेना छोड़ दी और खाड़ी की ओर रुख किया। जल्द ही उसने सरसम्मा को भी अपने साथ ले लिया, जहां उसने एक नर्स के रूप में नौकरी कर ली। कुरुप की शादी ने सरसम्मा के परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की और इसी वजह से पिल्लई, उसका साला, हमेशा उसके प्रति वफादार रहा। लेकिन कुरुप की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही थी। मर्डर के बाद जब पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि सुकुमार कुरुप इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, उन्होंने देश भर में उसकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन कुरुप एक चालाक शिकारी था जो हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। चाको की हत्या के 1 महीने बाद फरवरी 1984 में कुरुप ने अपने घर का दौरा भी किया। पुलिस इस बात से स्तब्ध रह गई कि वह उनके शिकंजे से फिर से निकल गया था। इस घटना ने पूरे राज्य में हंगामा मचा दिया और सरकार को विशेष जांच दल
साइटी नियुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। पूर्व एसपी हैरिस जेवियर, जो एसआईटी का हिस्सा थे, मानते हैं कि यदि राजनीतिक मदद न होती तो क्रुप पकड़ा गया होता। उसके उच्च स्तर पर राजनीतिक संपर्क थे और यही वजह थी कि वह हर बार पुलिस की पकड़ से बच निकला। उन्होंने कहा, क्रुप की खोज में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चेन्नई, भूटान, अंडमान और यहां तक कि भोपाल तक उसका पीछा किया गया। हर जगह पुलिस पहुंची, लेकिन हर बार क्रुप उनकी नजरों से बचकर निकल जाता। 4 अंडरकवर पुलिसकर्मी 8 साल तक क्रुप के घर के आसपास रहे, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकला। जॉर्ज जोसेफ, एक सेवानिवृत्त एसपी, ने कहा, यह केस इतना मशहूर हो गया था कि देश भर से पुलिस को हर दिन हजारों टेलीग्राम मिलते थे जिनमें क्रुप के देखे जाने की खबरें दी जाती थीं। क्रुप का नाम आम लोगों की जुबान पर इस कदर चढ़ गया था कि वे अपने पड़ोसियों से झगड़े निपटाने के लिए भी उसका नाम इस्तेमाल करने लगे। इस बीच चाको का परिवार न्याय की उम्मीद में तड़प रहा था। उसका बेटा जितिन, जिसने कभी अपने पिता को देखा भी नहीं, इस मामले को लेकर बेहद नाराज है। मैं क्रुप को कभी माफ नहीं कर सकता, जितिन ने कहा। जब उसे पूछा गया कि क्या उसे उम्मीद है कि क्रुप कभी पकड़ा जाएगा, तो उसने निराशा के साथ कहा, इतिहास को देखते हुए मुझे इसमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। मेरे पिता ने मुझे एक बार भी गोद में नहीं लिया। मेरी माँ आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। एक आदमी की लालच ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। यह माना जाता है कि घटना के बाद क्रुप देश से फरार हो गया, जबकि उसके 3 साथियों में से 2, ड्राइवर पोनप्पन और साले भास्कर पिल्लई, को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसका तीसरा साथी चिन्नक्कल शहू गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे सरकारी गवाह बनाकर रिहा कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि इस मामले पर आपके क्या विचार हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची लेकिन हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।